हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एकलव्य कोचिंग क्लासेस रेठाना में। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपकी हेल्प से हम बहुत कुछ करने की उम्मीद रखते हैं। जैसा कि हमारा विषय चल रहा है सामान्य हिंदी, और आज का हमारा पॉइंट रहेगा भाषा। भाषा को क्या कहते हैं, भाषा की डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है उसकी, भाषा का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, कितने प्रकार की होती है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है, इसके अंग कितने होते हैं, किस प्रकार से ये विकसित होती है। भाषा भाषा जैसे हम कह दें कि व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट करने का जो माध्यम अपनाता है, या यूं कहे कि विचारों का आदान प्रदान करने का जो माध्यम होता है उसे भाषा कहा जाता है। विचारों का आदान प्रदान करने का जो माध्यम होता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा भाषा बनी है भाष धातु से। भाष का अर्थ होता है तथ्य या कथन। तथ्य या कथन, भाष का अर्थ होता है तथ्य या कथन। इसमें मुख्य रूप से क्या होता है, इसकी जो प्रक्रिया हो, जिस प्रकार से भाषा का अंग देखेंगे हम कि अंग कितने प्रकार से होते हैं। सबसे पहले क्या आते हैं, भाषा का निर्माण किस प्रकार होता है। जैसे सबसे पहले अंग की बात करें तो सबसे पहले ध्वनि आती है। ध्वनि के बाद वर्ण आते हैं। वर्ण, जैसा कि हमने पहले भी क्लास में बताया है कि वर्ण से वर्ण मिलकर शब्द का निर्माण करते हैं। तो वर्ण से वर्ण मिलेंगे तो शब्द का निर्माण होगा, शब्द से शब्द मिलेंगे तो वाक्य का निर्माण होगा, वाक्य का निर्माण होगा। बहुत सारे वाक्यों को सार्थकता देने पर भाषा का निर्माण होता है, भाषा का निर्माण होता है। और भाषा का लिखने का ढंग कहलाती है लिपि। भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाती है। भाषा के 6 अंग होते हैं, ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य, भाषा और लिपि। ये भाषा के 6 अंग होते हैं। अब भाषा की प्रक्रिया क्या होती है, प्रक्रिया क्या होती है भाषा की प्रक्रिया। जैसे एक बच्चे पर लेकर चलते हैं। बच्चा सबसे पहले सुनने का काम करता है। सुनने का काम सबसे पहले क्या होगा, सुना जाएगा, सुनना। उसके बाद बच्चा देखेगा, देखना, फिर बोलने का प्रयास करेगा, बोलना, फिर पढ़ने का प्रयास करेगा, पढ़ना, और फिर होगा लिखने का प्रयास, लिखना। ये भाषा की प्रक्रिया है। जैसे कोई अध्यापक कक्षा के अंदर पढ़ा रहा है और वो हमें होमवर्क देता है, विद्यार्थी को होमवर्क देता है। अगर विद्यार्थी होमवर्क के बारे में सुनेगा नहीं तो वो होमवर्क नहीं करेगा। इसलिए इसके बिना भाषा की प्रक्रिया अधूरी रहती है। दूसरा है देखना। जैसे एक मैथ का अध्यापक पढ़ा रहा है कक्षा के अंदर, अगर वो बच्चों को सवाल बोर्ड पे करवा रहा है, अगर बच्चा उस बोर्ड पे देखेगा नहीं सवाल को तो उसका ज्ञान है वो अधूरा रह जाएगा। उसके बाद है बोलने की प्रक्रिया। व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट कर सकता है, बोल करके भी प्रकट कर सकता है। बोलेगा तो स्पष्ट रूप से सामने वाले को पता चल जाएगा। पढ़ना एक भाषा की जटिल प्रक्रिया है। पढ़ना एक जटिल प्रक्रिया है क्योंकि इसमें व्याकरण की शुद्धियां लिखी जाती है। लिखना भाषा की सबसे जटिल प्रक्रिया है क्योंकि इसमें व्याकरण की शुद्धता होती है और इसे क्रमबद्ध रूप से लिखा जाता है। तो ये प्रक्रिया होती है। अब भाषा को कितने भागों में बांटा जाता है, भाषा को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। पहला तो होता है उसका मौखिक भाग। मौखिक भाग, जब कोई व्यक्ति अपनी बात का आदान प्रदान, अपने विचारों को प्रकट बोल करके करता है, वो मौखिक भाषा होती है। दूसरी बात होती है लिखित भाषा। जब व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान लिख करके करता है, जैसे पत्र लिख दिया, अखबार हो गया, ये जो लिख करके व्यक्त किया जाता है वो लिखित भाषा होती है। जैसे कोई भाषण दे रहा है, कोई व्यक्ति या कोई नेता भाषण दे रहा है, कोई कविता पढ़ रहा है, तो वो मौखिक प्रक्रिया होगी। तीसरी ये प्रक्रिया होती है इसमें सांकेतिक भाषा। संकेतों के माध्यम से जब विचार प्रकट किए जाते हैं, आदान प्रदान किए जाते हैं, वो सांकेतिक भाषा होती है। तो भाषा के मूल रूप से 2 ही भेद होते हैं और कुल इसके 3 प्रकार होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक भाषा। बात करें कि क्षेत्र के आधार पर भाषा को कितने भागों में बांटा जाता है। क्षेत्र के आधार पर भाषा को 3 भागों में सबसे पहले आती है बोली। एक सीमांत क्षेत्र में, कस्बे के अंदर जो भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे बोली कहा जाता है। उसके बाद एक वृहद क्षेत्र के अंदर, बड़े क्षेत्र में
एक प्रांतीय रूप में जब किसी भाषा का प्रयोग किया जाता है, जो भाषा का माध्यम होता है, उसे हम कहते हैं विभाषा या उपभाषा। विभाषा या उपभाषा। एक बड़े प्रांत में, एक बड़े क्षेत्र में जब किसी भाषा का जो माध्यम उपयोग में लिया जाता है वो विभाषा होती है। जब पूरे देश के बड़े से बड़े क्षेत्र में जिस भाषा का जो माध्यम उपयोग में लिया जाता है उसे शुद्ध भाषा के नाम से जाना जाता है। बोली, इसमें काव्यों की रचना नहीं होती, इसमें काव्यों की रचना की जा सकती है। भाषा प्रशासनिक रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। ये क्षेत्र के आधार पे होगी। अब बात करते हैं हम प्रशासनिक तौर पर भाषा किस प्रकार से होती है। प्रशासनिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर, जैसे पहले होगी राजभाषा या राज्य भाषा। किसी देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। किसी एक राज्य के द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है प्रशासनिक कार्यों में, वो राजभाषा होती है। दूसरी होगी राष्ट्रभाषा। एक पूरे देश में या किसी देश में प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन जिस भाषा में होता है वो राष्ट्रभाषा होती है। एक होगी मातृभाषा कानूनी तौर पर मातृभाषा को भी मान्यता दी गई है। मातृभाषा, जहां जिस बालक का जन्म होता है उस क्षेत्र की वो भाषा का उपयोग करता है, मातृभाषा के रूप में जाना जाता है। तो भाषा इसे ही कहते हैं कि विचारों का आदान प्रदान करना होता है। भाषा के 6 अंग होते हैं। भाषा की ये प्रक्रिया होती है क्षेत्र के आधार पर, शासन के आधार पर भाषा इस प्रकार की होती है। इससे अलग है कोई भाषा का क्वेश्चन नहीं बनता है। और मेरी जिम्मेवारी है, मैं गारंटी देता हूं कि भाषा को जो मैंने आज पढ़ाया है उससे अलग किसी प्रकार का प्रश्न किसी परीक्षा में नहीं उठेगा। धन्यवाद, जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।